मॉर्निंग छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है विलेज इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट लेसन रासायनिक बल गतिकी। दोस्तों, रासायनिक बल गतिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। वैसे तो इस लेसन को 11th के सिलेबस में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये लेसन सिलेबस चेंज होने के बाद में अब 12th में आया है, ठीक है। इस लेसन के अंदर हम जो समझेंगे, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दी हुई है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर या वेग जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और यहाँ से बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे सरल सरल से सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे जल्दी से उनको कर भी हैं। दोस्तों, तो बता दें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में क्या रासायनिक बल गतिकी क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है, जो इसकी दर है या वेग है, उसका अध्ययन इस विज्ञान की शाखा में किया जाता है। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बहुत सारी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी अभिक्रिया की दर और उनकी दर पर होने वाले बाहरी कारकों के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग या दर के अध्ययन किया जाता है, उस पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ जाता है तो इस लेसन के आगे के सारे टॉपिक लगभग अपने आप ही खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम डेफिनेशन की बात करें, अभिक्रिया की दर की परिभाषा की बात करें तो कुछ इस तरह से है कि किसी इकाई समय में, किसी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन अभिक्रिया की दर या वेग कहा जाता है। देखिए, बहुत आसान है। किसी इकाई समय में, कोई जो निश्चित समय दिया होगा, किसी इकाई समय में अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो भी परिवर्तन समय के साथ साथ होता है वो अभिक्रिया की दर या उसी को हम वेग कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, ये देखिए जैसे A गिव्स B, देखिए ध्यान से देखिए, A गिव्स B कोई रिएक्शन है, A गिव्स B कोई रिएक्शन है, इसमें ये क्या होते हैं, ये देखिए ये क्या होता है, अभिकारक। ध्यान से देखिए ये क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक। और ये क्या होता है, ये होता है उत्पाद, उत्पाद। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, जैसे ही अभिक्रिया जब T=T0 तब तो ठीक है, ये B का मान क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम पास होता है और अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे ही कुछ टाइम पास होता है और अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो ये का कुछ पार्ट ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, B में। तो निश्चित तौर पे A की सांद्रता जो है वो परिवर्तित होने लगेगी, और जब A की सांद्रता परिवर्तित होने लगेगी तो B की सांद्रता भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। तो जैसे जैसे समय पास होता जाता है वैसे वैसे अभिकारक हो या उत्पाद हो, समय के साथ साथ दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, किसी इकाई समय में, मतलब जो समय में लगा है, जो परिवर्तन में जो समय लगा है, अगर हम उसको इकाई रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जितना भी परिवर्तन होगा से वही अभिक्रिया की दर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
तो इसके लिए हम एक अगर फॉर्मूला डेरिवेट करना चाहें कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, और नीचे क्या आएगा, परिवर्तन में लगा समय। फॉर्मूले से क्या स्पष्ट हो रहा है, किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर ही अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूले है, इससे हम लोग अभिक्रिया की दर आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब एक्चुअली में होता क्या है, अभिक्रिया की दर को आगे दो भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया की दर को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसकी दर के रूप में हम पढ़ते हैं औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर, और दूसरा पढ़ते हैं अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। तो इस अभिक्रिया की जो दर है वो एक्चुअल में आगे चल के इसको हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। कितने भागों में अध्ययन करते हैं, दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक होती है औसत दर और एक होती है क्रिया की तात्क्षणिक दर, ठीक है ना। तो ये दो दरों में से आगे अगले सेक्शन में हम इस दोनों का दरों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, अभिक्रिया की औसत दर। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभिक्रिया की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है और अभिक्रिया की दर की परिभाषा जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देख लें इसकी डेफिनेशन के लिए देखें, बात करें तो उसमें था किसी इकाई समय में, इसमें होगा किसी निश्चित समयांतराल में, यानी जो समय होगा उसमें एक कंफर्म टाइम था, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक समय का अंतर, एक समय के पार्ट या सेक्शन में जो भी डिफरेंस होगा अभिक्रिया की औसत दर के रूप में जाना जाएगा। तो देखिए कैसे डेफिनेशन कैसे करते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाता है। किसी निश्चित समयांतराल में उसकी प्रति इकाई समय में, उसमें क्या था, किसी निश्चित इकाई समय में, और इसमें क्या है, समय का पहले एक सेक्शन है, एक डिफरेंस है, एक अंतराल है, उसके प्रति इकाई समय में जो भी अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होगा वो उसकी औसत दर के रूप में जाना जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेट होगा, फॉर्मूला क्या होगा, अभिक्रिया की औसत दर बराबर से ऊपर सेम आने वाला है यहाँ पर, अभिकारक
अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। और नीचे क्या आने वाला है? समय अंतराल। नीचे क्या आने वाला है? समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये औसत दर का फॉर्मूला बनता है, औसत दर बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल। तो समय अंतराल से भाग देंगे, समय अंतराल को यूनिट बना करके हम देखेंगे कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की औसत दर के रूप में जाना जाता है। यानी औसत दर में और अभिक्रिया की दर में क्या डिफरेंस है, अगर उसकी बात करें तो देखें, वहां पर एक कंफर्म टाइम होता था, परंतु यहाँ पर एक समय का डिफरेंस है, एक समय का एक सेक्शन लिया जाएगा, उस सेक्शन में ये देखा जाएगा कि अभिक्रिया की अभिकारक या उत्पाद में उसकी सांद्रता में कितना चेंजेस आ रहा है, वो उसकी दर के रूप में जाना जाएगा। अब दोस्तों ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अभिक्रिया की जो औसत दर है वो किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक की सांद्रता पर और उत्पाद की सांद्रता पर। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया की औसत दर अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन पर भी डिपेंड कर रही है और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन पर भी डिपेंड कर रही है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे ये हमें पता चलता है कि अभिक्रिया की औसत दर दो रूपों में व्यक्त की जा सकती है। कितने रूपों में व्यक्त की जा सकती है? दो तरीके से व्यक्त की जा सकती है। एक तो व्यक्त की जा सकती है अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के रूप में, और दूसरी व्यक्त की जा सकती है उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के रूप में। तो दोस्तों दोनों दरों को हम यहाँ पर देखेंगे और दोनों दरों के बाद में एक फॉर्मूला निकलेगा जिससे हम अभिक्रिया की औसत दर फाइंड कर सकते हैं। बस देखिए, देखते हैं। माना कि कोई सामान्य अभिक्रिया A gives B है। एक सामान्य अभिक्रिया क्या है? A gives B। यहाँ A क्या है? अभिकारक। इसे हम क्रियाकारी अणु भी कह सकते हैं। ये B क्या है? उत्पाद। ये अभिक्रिया है A gives B। ठीक है, A gives B। इस अभिक्रिया की जो औसत दर है वो दो रूपों में व्यक्त की जा सकती है। इस अभिक्रिया की औसत दर कितने रूपों में व्यक्त की जा सकती है? दो रूपों में। तो इसका देखिए पहला रूप देखिए क्या है? पहला रूप हम बनाने वाले हैं A की सांद्रण परिवर्तन के रूप में। क्या बनाने वाले हैं हम? A की सांद्रण, यहाँ लिख देंगे A की सांद्रता या सांद्रण परिवर्तन के रूप में। और चाहो तो आप यहाँ पर कमी लिख सकते हो। सबको बताएं कि A की सांद्रता जब B की सांद्रता में चेंजेस होती है, A का पार्ट B में कन्वर्ट होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर A की सांद्रता में कमी आएगी। तो कमी आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो A की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो कमी के रूप में होता है, इसलिए हम यहाँ पर कमी भी लिख सकते हैं, तो हमें कुछ ज्यादा समझ में आ जाता है। तो देखिए क्या होगा कि माना कि T1 समय पर अभिकारक A की सांद्रता A ब्रैकेट 1, T1 समय पर मान लिया हमने कि T1 समय पर A की यानी अभिकारक A की सांद्रता कितनी है? A ब्रैकेट 1।
ये ब्रैकेट का अर्थ यहाँ पर मूलर सांता से होता है। अभिकारक की ये ब्रैकेट में जो दिया है ये मूलर सांता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? मूलर सांता को। ध्यान रखना, पिछले लेसन में हमने इसके बारे में पढ़ा दिया था। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तथा यह t2 समय पर a ब्रैकेट 2 हो जाती है तो A के सांद्रण में परिवर्तन देखेंगे कि परिवर्तन कितना आया। परिवर्तन मतलब यहाँ पर कितना परिवर्तन आया वो कैसे आएगा? वो A के सांद्रण में परिवर्तन कितना हो जाएगा? बराबर किसने किससे माइनस कर देंगे? इससे किससे माइनस कर देंगे? पहले कितना था? ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट था, कितना? ए ब्रैकेट 1 माइनस पहले था T1 पर a ब्रैकेट 1 और T2 पर ये हो गया था। क्योंकि पहले ज्यादा था और चूंकि कमी हो रही है तो अब कम रह गया। तो कितना कम हो गया उसको हम पहले वाले में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा a ब्रैकेट। यहाँ डेल्टा का साइन हमने इसलिए यूज किया है कि यहाँ पर किसी भी दो राशियों के अंतर को व्यक्त करने के लिए हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं। सो a1 ब्रैकेट a1 माइनस a1 ब्रैकेट 2 का डिफरेंस जो है वो डेल्टा a ब्रैकेट हो गया। तथा समय अंतराल, कितना समय अंतराल हुआ? समय अंतराल का मतलब ये हुआ कि पहले टाइम कितना था? T1, पहले टाइम कितना था? T1 और फिर टाइम कितना हो गया? T2। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा T। भाई पहले था T1, ऑब्वियसली समय कम होगा और जब रिएक्शन थोड़ा सा पास हुई आगे निकली तो फिर हमारा समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखिए कितना समय, एक निश्चित समय से एक निश्चित समय तक जाकर के फिर हमें ये पता करना हो कि कितना समय अंतराल हुआ और वहां से जहाँ से स्टार्ट हुई रिएक्शन वहां से उस टाइम तक कितना चेंजेस आया, समय में कितना डिफरेंस आया। तो लास्ट टाइम जो होगा उस टाइम में से जो प्रारंभिक टाइम है हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर समय का अंतराल पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समय का अंतराल पता चल जाएगा। अब देखिए क्या है, अभिक्रिया की औसत दर बराबर हम क्या लिखेंगे? जब हमने ये हेडिंग डाली है अभिक्रिया की सांद्र प्रवर्तन के रूप में, मतलब A के सांद्र प्रवर्तन के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटे नीचे क्या आने वाला है? समय अंतराल। अब देखिए अपने पास में क्या वैल्यू दी है? ये तो दिया है समय सांद्रण परिवर्तन, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा A ब्रैकेट और ये दिया है आपका समय अंतराल डेल्टा T। देखिए ध्यान से डेल्टा T, लेकिन हम इसको माइनस में लगा के रख रहे हैं औसत दर। औसत दर बराबर क्या निकल के आया है हमारा? माइनस डेल्टा A ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। जहां पर माइनस चिन्ह क्या कर रहा है? देखिए माइनस चिन्ह क्या कर रहा है? जहां पर माइनस साइन जो है वो A की सांद्रता परिवर्तन जो है वो कमी के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। किसके रूप में प्रदर्शित कर रहा है? कमी के रूप में। तो देखिए क्या होगा, अभी हमने इसको फर्स्ट रूप में, ये किस रूप में हो गई? ये हो गई अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के रूप में। किस रूप में हो गई? अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उत्पाद
बी के साधारण परिवर्तन, और परिवर्तन में क्या होगा, बी की सांद्रता में कैसा परिवर्तन होगा, उत्पाद की सांद्रता में कैसा परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि के रूप में दर जो है हमारी फाइंड होने वाली है, होने वाली है। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसी प्रकार जैसे हमने उसमें लिखा था, इसी प्रकार इसमें लिख सकते हैं कि t1 समय पर B की सांद्रता B ब्रैकेट 1 तथा t2 पर यह B ब्रैकेट 2 होती है, तो B की सांद्रता में परिवर्तन, क्या निकालेंगे अपन, परिवर्तन बनाना क्या हो जाएगा भाई, पहले B1 था फिर B2 हो गया, वृद्धि हो रही है तो कितनी वृद्धि हो गई, उसके लिए अपन क्या करेंगे, B2 माइनस B1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा B ब्रैकेट। ठीक है, बिल्कुल सेम, चेंज नहीं किया कुछ भी, बिल्कुल वैसे ही है। तथा समय अंतराल, उसके लिए चेंज नहीं होगा, समय अंतराल दोनों के लिए सेम ही चलेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और यहां से अपन की औसत दर क्या निकल जाएगी, तब औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर निकल आएगी डेल्टा B ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। क्वेश्चन नंबर किसको दे रहे हैं, 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो दर है भैया अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के रूप में, और ये दर हो गई है ये उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन के रूप में, तो दोनों रूपों में दर प्राप्त हो गई, क्योंकि ये भी औसत दर है और ये भी औसत दर है। तो हम इसके संयुक्त फॉर्म को लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों रूपों को मिक्स कैसे कर सकते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की औसत दर बराबर हो जाएगी माइनस डेल्टा A ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा B ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया की जो औसत दर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमें दोनों रूपों में इस तरह से हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ से हम बड़ी आसानी से किसी भी अभिक्रिया की औसत दर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब हमको अभिकार की एक ही सांद्रता में परिवर्तन की वैल्यू अगर हमें दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके यूज कर सकते हैं, और यदि हमें B की सांद्रता में परिवर्तन दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके अभिक्रिया की दर को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे रिएक्शन दी है 2SO3 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3, ऐसे रिएक्शन दी है। तो इसके लिए हम अगर अभिक्रिया की औसत दर का व्यंजक पूछें, औसत दर का व्यंजक लिखवाएं, औसत दर बराबर क्या होगा, ये यहाँ से ये इतना पार्ट क्या है अभिकारक, और ये क्या है उत्पाद। अभिकारक के रूप में अपन को लिखना है यहाँ पर किसके रूप में, अभिकारक के रूप में लिखना है नेगेटिव के रूप में, और उत्पाद के रूप में लिखना है उनको पॉजिटिव के रूप में। तो ये हमारे अभिकारक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 माइनस डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस
डेल्टा O2 ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T। तो किसी भी अभिक्रिया की औसत दर को हम इस तरह से उसके व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। जो भी अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, यहाँ आप एक चीज समझ में देखिए, यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या जो है, ये जो औसत दर है वो अभिकारक अणुओं की एक संख्या के लिए, अभिकारक अणु की एक संख्या का की एक संख्या के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। अगर उसमें 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो अभिक्रिया की दर में वहाँ पर 2 से उसको डिवाइड करके उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व लिख लो। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, उससे सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये बात चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लो कि कोई सामान्य अभिक्रिया को इस तरह से है, A + B gives C + D, जहां A B C बार D, स्मॉल a b c बार D अभिकारक A बार D तथा उत्पाद C बार D के अणुओं की संख्या है। A जो है वो A के अणुओं की संख्या, B जो है B के अणुओं की संख्या है, और C और D और C और D के अणुओं की संख्या है। तो स्मॉल a b c d जो है वो अणुओं की संख्याएं हैं। अब इसके लिए अगर हम अभिक्रिया की औसत दर का व्यंजक क्या निकालते हैं, तो इसके लिए अभिक्रिया की औसत दर का व्यंजक हो जाएगा जो अभिकारक अणुओं की संख्या है उससे हमारी दर में भाग हो जाएगा, और चूंकि अभिकारक के रूप में है तो माइनस में चलेगा। यानी कुल मिलाकर ये है 1/A डेल्टा A ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इक्वल टू -1/B डेल्टा B ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू इसके रूप में होगा तो 1/C/2 दिस टाइम इज पॉजिटिव C ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/D डेल्टा D ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। तो ये इस अभिक्रिया की औसत दर का व्यंजक हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, रासायनिक बलगति में आज अपना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था अभिक्रिया की दर, और अभिक्रिया की दर के बाद अभिक्रिया की औसत दर, ठीक है ना। तो दोस्तों, अभिक्रिया की औसत दर और अभिक्रिया की दर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था आपका, ये क्लियर हो गया। आप इसको नोट करिएगा और अच्छी तरह समझिएगा। थैंक यू सो मच।